ये white board from service. Yeah. नोट 5 नोट 5 Note 5. हाँ वो है डबल क्लिक करिए ये यहाँ पे है है ठीक है ओके, हम लोग सीधे सीधे अपनी बात शुरू करते हैं। कल आप लोगों ने मुझे काफी कुछ डिक्टेट किया था, तो आज ऊपर से कुछ डिक्टेशन आए हैं। हमको लगता है कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, और यहाँ पर एक एथिकल क्वेश्चन जरूर एराइज होना चाहिए कि क्लास एक्चुअली चलनी कैसे है। एंड माय ओपिनियन कि वो आप ही लोग कोऑर्डिनेट करें आपस में, और कोशिश ये किया जाए कि जितना बेटर कर सके, क्योंकि ये यू गाइस आर नॉट एक्चुअली स्टूडेंट्स बट द एस्पिरेंट्स। तो आप पार्टिसिपेट करो, आप इसको लीड करो, आप इसको मैनेज करो। मेरे ऊपर बहुत कम चीजें छोड़ो, है ना। जितना मेरे शोल्डर्स को आप आराम दोगे उतना अच्छा रहेगा। पर ये है कि कल आप लोग से क्लास में बात करने के बाद अच्छा ही लगा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छे लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप लोग चीजों में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो क्या हम लोग कल के उसी पैटर्न पर चलते हुए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनमें क्या कुछ ऐसा है जिसको कि आज फर्दर और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या कोई और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। ये दो वजह हो सकती है इस तरह के साइलेंस की। नंबर वन, ये आपने सब कुछ स्मगअप कर लिया बहुत अच्छे से, एंड सेकंड वन कि आपने कुछ भी नहीं किया है। तो विच वन इज ट्रू? सेकंड वन, द फर्स्ट वन, सेकंड वन, कि आपने कुछ भी नहीं किया है। नहीं नहीं, उसके अलावा मतलब कि कैसे, मतलब यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आप फिर से जब दोबारा पढ़ो तो आप देखो कि उसके प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, आपकी लाइफ में उसके यूजेस कहाँ रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं या आपकी सोसाइटी में लोग फेस कर रहे हैं, और क्या इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हो। क्योंकि एथिक्स में मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिखा लिखाया रटा रटाया कुछ भी काम नहीं आने वाला है। काम आएगा तो इसका सीधा सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच। आप समझो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि जब केस स्टडी शुरू होगी तो वो तो यही दे देगा ना कि ये आप ये हो और आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ गए, आप बताओ कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं और आप उनमें से कौन सा जो है ऑप्ट करोगे। और ना तो कोई बुक, मैं कल भी इस चीज के बारे में बात कर रहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ये बता सके कि इस सिचुएशन में आपको यही करना है। कि वो तो हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, जो केसेस होंगे वो केसेस दो तरीके के होते हैं। एक तो हाइपोथेटिकल होते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ इमेजिन करके आपको दे दिया कि आप मान लीजिए कि एक डॉक्टर हो, एक पुलिस वाला हो, और आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस है, आप क्या करोगे इसमें। तो कुछ भी नहीं रखा रहा, कुछ बेसिक्स हैं जिन पर के हम लोग को काम करना है। तो आपको अपनी तरफ से अपने आप को हर बार जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ते हो आपको क्या करना है कि खुद को उस सिचुएशन में ले जाकर के डाल करके देखना है कि आपने क्या इसका कभी यूज किया, क्या आपको ऐसे कोई चैलेंजेस आए। और हम सब आप लोग जो है जितने तो हो ही चुके हो एडल्ट, कि आपके लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने उसको कैसे फेस किया, क्या आपने उसके लिए किया। तो आपके पास कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो हम लोग उसको पहले क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पुट अप करिए। मैसेज बॉक्स के जरिए मैं आपको भी देख रहा हूँ। जितना ज्यादा आप लेकर के आएंगे अपनी तरफ से उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल ये क्लास होगी। ये हिस्ट्री नहीं है, ये ज्योग्राफी नहीं है, ये साइंस एंड टेक भी नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इज देयर एनीथिंग? तो सोचिए, सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो जवाब कैसे देंगे आप? हाँ जी।
मैं कुछ पूछूं, यहीं से शुरू कर दें ना? कल किस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, चलिए ये बता दीजिए। बिलीफ, बिलीफ के बारे में हम लोगों का क्या बिलीफ है? वन इज, इट इज प्री ऑक्युपाइड नोशन, है ना? कल क्लास में किसी ने मेरे को बताया था। एक ही बात तो हुई ना, मतलब जो लिखा हुआ बस केवल उतना ही रहना है, अगर वर्ड्स बदल गए तो मीनिंग बदल गई, है ना? एक ही चीज है, प्री ऑक्युपाइड कर लीजिए, प्री कंसेप्ट कर लीजिए, बहुत आसान। ठीक है, बिलीफ के बारे में हम लोगों ने और क्या बात की थी कि बिलीफ जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। कल इसी पॉइंट पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो क्यों हमको ये लगता है कि बिलीफ जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, या आपको लगता है कि कुछ बिलीफ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव ना हो, वो ऑब्जेक्टिव है? नॉर्मेटिव बिहेवियर, नहीं, ये तो बड़ा थ्योरेटिकली हमने आंसर किया है कि इट्स अ नॉर्मेटिव बिहेवियर। व्हाट एवर इज नॉर्मेटिव दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव आल्सो। ऐसा कहीं पर जरूरी नहीं है, नॉर्मेटिव होकर के भी ऑब्जेक्टिव जा सकता है ना? ये बहुत जरूरी नहीं है, बट आप केवल फोकस करिए कि आपके जितने भी बिलीफ हैं क्या वो प्योरली सब्जेक्टिव हैं या ये कभी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। आप सोचिए इस बात को। Customs and traditions. Customs and Traditions. traditions. Customs and traditions are your belief. Do you believe in the customs and traditions? If customs and traditions, अब देखिए जैसे इन्होंने लाइन लिया ना, अब इस लाइन पर आपको कैसे सोचना चाहिए, है ना? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी बताना पड़ेगा कि सोचना कैसे है। अब हमने कहा कि कस्टम्स को केवल ले लेते हैं, ठीक है? तो कस्टम्स आर बिलीफ। क्या ये बात पूरी तरीके से सही बैठ रही है कि कस्टम्स जो है हर बार बिलीफ होंगे? कस्टम्स बिलीफ कहाँ है? हमारे खुद के भीतर है, ठीक है ना? और कस्टम्स क्या है? जो हमारी सराउंडिंग्स है वहां से हमने लिया है। तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि कस्टम्स आर बिलीफ। हम बिलीव कर सकते हैं उनमें, हम उनमें बिलीव नहीं भी कर सकते जी। बिलीव में क्या लिखा हुआ है? जो है कोडिफाइड है, कोडिफाइड है, राइट? नहीं, कस्टम्स आर कोडिफाइड बट दे आर नॉट रिटन ऑलवेज। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा होगा कि कस्टम्स आर इन रिटन फॉर्म। जब इनको रिटन फॉर्म बना देंगे हम, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये लॉ नंबर है ना? आप किसी टेम्पल में जाते हो, किसी मस्जिद में जाते हो, और वहां का एक ड्रेस सेंस होना चाहिए। तो जब तक इस बात को हम लोग ट्रेडिशनली लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं उस टेम्पल के बाहर, उस मंदिर के बाहर ये लिख दिया गया कि आपको कपड़े पहन के आना ही आना है, वो भी पूरे, वो क्या हो गया? वो उनका एक लॉ, एक रूल है। अब वो कस्टम्स के बियॉन्ड जा रहे हैं, वो उस कस्टम को एक लॉ का फॉर्म दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि कस्टम्स हमेशा रिटन फॉर्म में हो ही। आप अच्छा, एक अभी जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि इस क्लास में गड़बड़ जा रही है, मैं आप लोग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम लोग का जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप इस बात को लेकर हो सकता है कि आप किन चीजों को कस्टम्स के तौर पर देखना पसंद करते हो। आप किन चीजों को कस्टम मान के चलो, एक दो एग्जांपल्स रखो आप कि आप किन किन चीजों को कस्टम मान रहे हो। डिसिप्लिन कस्टम,
तो सोसाइटी ने दिया है। एग्जाम्पल मंदिर में किसके और फिर वापस इसकी जैसे कि सर 6 महीने बाद 100% सेरेमनी करनी चाहिए, तो पूरी पूरी उससे हमें पता चले क्या करना चाहिए आफ्टर 6 months? 100% सेरेमनी अन्नप्राशन। पूरी बेटी की, तो वो हम दादी से उनसे पता चलता है, वो बस देख देख के सोसाइटी में अन्नप्राशन, और ऐसे कुछ तो 16 संस्कार होते हैं, तो वो भी उससे पता चलता है। हाँ 16 संस्कार ये भी ट्रेडिशन में है। वो मंदिर के बाहर आपको चप्पल उतार देना चाहिए। फास्टिंग, फास्टिंग जब किसी पर्टिकुलर डे के लिए आप रखते हो तो आते हैं। अब एक बात आप बताओ कि ये क्या है, ये सारे के सारे आपके बिलीफ भी हैं। बिलीफ ये क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये सारी चीज क्या है, ये बाहर से आ रही है ना। ये बात क्लियर हो रही है। तो इसलिए अच्छा, जब आप लोग लिख करके ऐसा करोगे, रिटर्न में जाओगे, अपनी ही बात को आप लोग जो है फिर से जो है एग्जामिन करो कि जो आप बोल रहे हो वो कितना सही है या कितना गलत है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आपको जो कुछ भी यहाँ पर बताया ये कोई रॉकेट साइंस से जो आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है क्या, कि आपको थोड़ा सा जो है इस पर लेकर के मगजमारी करनी पड़ेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद से करना पड़ेगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यानी कि दुनिया में आपसे बेहतर स्टूडेंट कम्युनिटी में और कोई नहीं है, आईआईटीएंस भी नहीं है। जो वो क्या है, बहुत नैरो पाथ चलते हैं, उन इतना थोड़ा सा जानते हैं सब। अगर ये कहा जाए तो वो जानते ही नहीं है, दे आर लिटरेट ओनली, दे आर नॉट एजुकेटेड आईआईटीएंस इवन, बट यू गाइस आर द बेस्ट ब्रेन। आपसे बेहतर कोई और नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी उस बेहतरी का जो है यूज करके, तो कस्टम्स आप बिलीव, ये बात पूरी तरह, वी बिलीव इन द कस्टम्स, इट मींस कस्टम्स एंड बिलीफ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। Now the question is still there, and the question is where the belief is subjective or not. Yeah, where belief is always subjective, and no one can teach you this. No book can confer on you. You have to use your brain, you use your own logic. आपको इसमें से निकालना है कि आपको क्या पता करना है ना। मैं ये प्रॉमिस जरूर करके जाऊंगा कि जिस दिन मैं यहाँ से जाऊंगा आपको एज एन एस्पिरेंट कुछ लेवल्स में ऊपर ले जाके छोड़ूंगा। मैं इतना ज्यादा आपका दिमाग जो है ना उसी का ही करके जाऊंगा कि अगली जन्माष्टमी पर आप लोग दही हांडी में सिर्फ अपनी खोपड़ी रखोगे तो भी गाना सीखेगा। It is very easy for me. I told you that the beliefs are subjective, and I should come on the next point. Belief objective भी हो सकता है. How is that? जैसे what's your book name? Manson. हाँ. फॉर एग्जाम्पल किसी की फेवरेट प्रॉपर्टी को स्टील करना चाहिए, किसी की जान के लेना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव किसी की जान नहीं लेनी चाहिए सिर्फ लॉक है। मतलब जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला पार्ट हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सब्जेक्ट ये आपके बिलीफ हैं, तो वो बिलीव मत अभी तो लॉ बनाना, ऐसा लॉ तो किसी ने बिलीव नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर बिलीफ ही अपने आप में लॉ बन जाए। देखिए फिर वो पॉइंट गड़बड़ा रही है। अगर बिलीफ लॉ बन जाए तो लॉ को कोडिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी।
और उससे बड़ी चीज है कि अगर बिलीफ है तो आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे ही करेंगे। प्रॉपर्टी किसी की नहीं लेनी चाहिए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ये आपका बिलीफ नहीं है, एक्चुअली ये डर है। एक बार आप स्टेट और पुलिस को हटा करके देखिए, फिर देखिए बिलीफ कितना जल्दी चेंज हो जाता है। अब वो तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ बस अभी कहीं जो है कोई रास्ते में जा रहा है, उसका बैग पड़ गया और नोटों के बंडल गिर रहे हैं। सर अगर कोई बहुत अमीर है तो वो सोचेगा ही नहीं कि मैं झूठ रहा हूँ, वो अपना निकल जाएगा। जो जितना अमीर होता मेरे भैया वो उतना लालची सर है। अगर वो लालची ना हो तो अमीर नहीं आ रहा है। गरीब फिर भी क्या कह यार, इतनी नोट देख करके तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसका करना क्या है, उसका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन अमीर तो जरूर भागेगा, है ना। अंबानी की बेटे की शादी हो रही थी, हम लोगों को कार्ड नहीं आएगा, केवल बेचारे वैल्यू बता दें। चंदा लेके बेटे का भी एटलीस्ट भाई, आप क्या इनकी बात से जो है कम्प्लीटली एग्री कर सकते हैं कि बिलीफ जो होता है, मतलब कि अगर ये स्टेट और पुलिस हटा दिया जाए तो हम में से ज्यादातर लोग जो है वो दूसरों की प्रॉपर्टी पर जो है, अगर हम में जो है वो पावर हुई तो, है ना। अब जैसे मुझे सही आदमी तो नहीं जाएगा किसी की प्रॉपर्टी देने, हर खाटी लौटाएगा, ठीक है ना। पर ये भी बिलीफ, इट इज बिलीफ, और मैं बड़ा खुश हूँ इसके लिए। ये इट इज ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। मैं बूढ़ा हूँ, अब ये हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे सामने चॉकलेट खा रहा हो, तो थोड़ी मैं अपने आप को बूढ़ा कर दो फील करूंगा, तब देख के मौका हो सकता है। अपनी बेटी को खेल खेल में जो है उसके चॉकलेट छीन के तो खाई जाता हूँ। नहीं तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे तो शेयरिंग करना चाहिए। मुझे कई बार खुद ही मैं डाउट में आ जाता हूँ कि मैं उसको शेयरिंग सिखा रहा हूँ या मैं अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ। बट वी डू, है ना। आप लोग के साथ ये धोखा हुआ होगा और आप लोग भी उस बेहतर शेयरिंग सिखाने के चक्कर में। तो हम लोग कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि बिलीफ जो है वो सब्जेक्टिव ही मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका एक्सेप्शन हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जहां पर रहें वो लाइफ हमारी पीसफुल हो, वी आर सीकिंग फॉर अ पीसफुल लाइफ। हर कोई ये मान करके चलता है कि ये सोसाइटी में कि प्रूव होना चाहिए, सबको प्रूफ स्पीकिंग होना चाहिए, लेकिन करता क्या है, बिलीफ है उसका। हम कई बार मानते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार उस चीज को गड़बड़ कर ले जाते हैं। क्यों करते हैं, इस पर जब हम लोग सॉक्रेटिस को पढ़ेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे। बट फॉर नाउ वी कैन बिलीव दैट बिलीफ इज सब्जेक्टिव, इट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक इशू को लेकर के हर हाल में दो अलग लोग दो अलग अलग तरीके से ही सोचते या मानता होंगे, ठीक है। नहीं तो कम से कम उसकी जो कि वो उस चीज को कितना बिलीव करते हैं। जैसे हम में से कुछ लोग जो है गॉड फियरिंग होते हैं, कोई नहीं है भगवान देखता है, फिर उसमें भी हम कितना है। कई बार ये होता है कि अच्छा यहाँ तो कहीं भगवान नहीं देखते, थोड़ा बहुत तो ध्यान कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, भगवान तो हर जगह हर समय देखता है। तो हम दोनों ही गॉड फियरिंग के, पर हम दोनों के उस बिलीफ की इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस हैं। तो वी कैन एक्सेप्ट दैट द बिलीव्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, इनकी ऑब्जेक्टिविटी पर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इज दैट ओके, या अभी भी किसी को लगता है कि इट कैन बी चैलेंज्ड, है ना। अब अगर बिलीफ को हमने पा लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बिलीफ है
वो क्या परमानेंट होते हैं, या बिलीफ हमारे जो होते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं? बिलीफ हमारे चेंज हो सकते हैं, तो वी कैन से दैट द बिलीफ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. बिलीफ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. ये आप लोगों ने बोला. मतलब आई एम नॉट श्योर कि इफ इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. आपको लगता है कैसे? कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी के बिलीफ को? हाँ. जो टेररिस्ट की जो बिलीव उनका पूरे चेंज ही करते हैं, दैट्स व्हाई दे गो अगेंस्ट एंड वी डू एक्शन. तो इज दिस राइट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन? क्या सबके बिलीफ को, अगर ये हो सकता है कि इफ समवन इज ब्रेन वॉशिंग देम एंड दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ द टेररिस्ट अटैक या ऐसी एक्टिविटीज में आ जाते हैं, तो क्या हम, इनका ये कहना है कि जो टेररिस्ट होते हैं, मिलिटेंट्स होते हैं, उनके बिलीफ को चेंज किया गया होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होगा, है ना, शहीद हो जाओगे आप. अगर इस तरह से चेंज किया जा सकता है तो क्या किसी के भी बिलीफ को चेंज किया जा सकता है? तो ये ऐसा तो नहीं है कि पहले से जो है उनके अंदर वो बिलीफ पड़ा हुआ था, उन्होंने बस उसको क्या किया कि उसको इग्नाइट कर दिया, है ना. कोई मेरे को कहे कि आई एम हिंदू पर्सन, और कोई मेरे को ये कहे कि आप जाओ जिहाद करो और अगर शहीद हो गए तो 72 हूरें मिलेंगी, मैं कभी ट्रस्ट ही नहीं करूंगा. मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगे. हमारे यहाँ तो यमराज जो है वो तेल गरम करके पकौड़े की तरह चल देंगे. नया वाला फंडा दूसरा. हाँ जी. सर, अगर ऐसा कोई सुपीरियर पर्सन हो जिसको सब कुछ पता हो, या फिर तुम्हारे ऐसा कोई सुपीरियर पर्सन हो सकता है जिसे सब कुछ पता हो, लेकिन ऐसा कोई एक्ट कर रहा है कि मुझे पता है क्रिएट कर रहा है. एग्जाम्पल अगर वो बताए आपका बात गलत है, इस पार पे चलो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ. मतलब तो कितना बेनिफिशियल होता है. सारी फैकल्टी आकर के समझाती रहती है, भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. पता है क्या एसी किधर है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक नहीं मिल रहा है. उनके भी एक का साइड में जब पूजा वगैरह करते तो उससे दुपट्टा लेते, महाराष्ट्र में भी लेते, लेकिन साउथ साइड में वही पूजा करते वक्त दुपट्टा नहीं लेते. सिर्फ मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो तब लेते. तो हम हिंदू ही है, लेकिन एक हिंदू में हम दुपट्टा लिए बिना, मतलब ऐसे साड़ी का लिए बिना, पल्लू लिए बिना पूजा नहीं करते. वही साउथ में हम देखेंगे तो बिना पल्लू की पूजा की जाती है. हम लोग के लिए महाराष्ट्र भी साउथ ही है. और साउथ होता है. हम लोग ये मान करके चलते हैं कि एक्चुअली में इंडिया का जब डिवीजन हुआ है तो विंध्या रेंज है, तो विंध्या रेंज के जो ऊपर का साइड है उसको हम लोग मान करके चलते हैं कि इट इज नॉर्थ, और जो नीचे का साइड है उसको मान करके चलते हैं कि साउथ है. तो साउथ वेस्ट कर सकते हैं उसको हम, ठीक है ना. तो इस साउथ से और साउथ में अब तक का बिलीफ था कि पूजा करते वक्त पल्लू लेना ही चाहिए. तो जब साउथ का देखा और हम दोनों ही हिंदू है, मतलब हिंदू में, तो फिर बिलीफ इन्फ्लुएंस हुआ या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें कि सही क्या है, मतलब क्या फॉलो करना चाहिए. अब देखिए क्या नाम है साइंस एक एक करके दे देते हैं, बात करते हैं. अब मोनिका का जो मोनिका ने एग्जाम्पल लिया, अब मैं इस चीज पे बात करना चाह रहा हूँ कि वो एग्जाम्पल जो है क्या उसी टॉपिक पर है जो टॉपिक जो है हम यहाँ पर एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं. हमारा टॉपिक क्या है कि इफ बिलीफ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, है ना. नाउ आप क्या बोल रहे हो कि बिलीफ जो है वो अलग अलग है.
अब क्या साउथ के लोगों का मतलब जो आपका साउथ है सिचुएशन से मेरा बिलीव इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि मैं अब तक तो घर पे जाती हूँ तो मतलब दुपट्टे लेके पूजा करती हूँ, लेकिन जब मैंने साउथ का देखा तो मेरा बिलीव इन्फ्लुएंस हुआ। तो आपको लगा कि इधर वाले गलत कर रहे कुछ मैंने जो आपके मम्मी पापा ने आपको गलत सिखाया। इन्वॉल्व करते हैं लोगों को बिलीव चेंज करने। ठीक है, जैसे 2-3 पॉइंट्स है कि इन्फ्लुएंस जो है इट कैन बी चेंज। आप साइंस का एग्जांपल ले रहे थे, साइंस कैसे चेंज करती है? बाय गिविंग द फैक्ट्स। ट्रू। तो बाय वेरियस फैक्टर्स इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। और ये वेरियस फैक्टर्स में से क्या क्या आ सकता है? जैसे कि आपने बताया रिलीजियस हो सकता है, ठीक है ना। इन्होंने भी बताया था, जो ये इन्होंने मिलिटेंट्स या टेररिस्ट का एग्जांपल लिया था, वो भी बेसिकली क्या है, वो भी रिलीजियसली है। क्योंकि जितना भी मिलिटेंसी एंड टेररिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। और टेररिज्म जरूरी नहीं है कि वो हर बार जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव को लेकर के ही है। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो दैट इज द रेड आयरिश आर्मी, जिसको माना जाता है। तो उनका जो है रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी तरह से मोस्ट पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड जो अब तक रहा है, इट वाज लिट्टे। वो एकमात्र ऐसा टेररिस्ट ग्रुप था जिसके पास अपनी एयरफोर्स तक हुआ करती थी, है ना। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने नहीं दिया होगा, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि अपना देश है, नाक तो बचानी है, तो हमने नहीं दिया था। तो लिट्टे भी रहा है। लिटना तो लिट्टे का जो पर्पस था वो रिलीजन से लेना देना था, ना ही जो आयरिश आर्मी है, मतलब रेड आर्मी जिसको बोलते हैं, उसका कोई लेना देना जो है रिलीजन से रहा है। बट हम लोग जिस टेररिज्म को आज की तारीख में झेल रहे हैं, हाँ, उसमें काफी हद तक जो है, खासतौर से ये जो पाकिस्तान वगैरह के साइड से आ रहे हैं, तो ये रिलीजन को मिसगाइडेड जो रिलीजन है उसके आधार पर वो आ रहे हैं। तो भी कैसे, तो रिलीजियस हो सकता है, साइंस कुड बी वन ऑफ द रीजन। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है हम लोग ले सकते हैं कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि चाहे आप रिलीजन में बात करें, चाहे साइंस में बात करें, जो एक्चुअल में आपके बिलीफ को चेंज कर रहा है वो एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ही होता है। रिलीजन में जब समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उस टेररिस्ट के पास जाएंगे, हमें बात करनी होगी, मतलब जब उस हथियार वगैरह रख देता उसके पहले बात नहीं करेंगे तो हम उसको क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये सब गलत बात है, ऐसी कोई 72 हूर वगैरह नहीं मिलने वाली है। दुनिया की सबसे खूबसूरत हूर जो है तुम्हारी अम्मी है, उनके लिए जिंदा रहो। अगर उनको जो है वो जन्नत तुमने छोड़ दी तो जन्नत में कोई हूर नहीं मिलेगी। इस तरह की चीजें जो है हम बोल सकते हैं। तो हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव लेकर के ही चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जी सर। 2:30 मैं क्लास में रहूंगा भाई, 6 बजे मेरी क्लास होगी। कोई भी रहे तो 6 बजे के बाद मैं ले लूँ। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि हमको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को वैल्यू देनी चाहिए तो फिलोसफी को देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों की मदद करने के लिए एक बात और भी बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द फिलोसफी। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो फिलोसफी अपने आप में क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द फिलोसफी? लाइफ का नहीं, सारी फिलोसफी लाइफ को डिस्कस कर जरूरी नहीं है, क्योंकि फिलोसफी में लॉजिक भी आता है। लॉजिक जो होता है ना कि ए इज बी, बी इज सी, देन ए इज सी, ये वाला जो लॉजिक है ना, ये लाइफ में कहाँ यूज करते हैं आप?
उस तरह से तो हर चीज को कर देंगे ना, तो साइंस भी क्या है लाइन है जी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। नहीं, जब हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे ये बोल रहे हैं स्टडी ऑफ existence. What is the philosophy? Study of the existence. Then it is ontology. And ontology is a branch of the philosophy. There are many branches of the philosophy. Ontology is one of them. Ontology, epistemology, logic, ethics, they are the branches of. Sorry? A way of looking at certain things from different perspectives. मतलब जैसा है वैसा ना मान करके जब तक उसको आप जो सर के बल खड़े होकर नहीं, वो तो साइंस भी करेगा। साइंस भी जब किसी पर्टिकुलर इशू पर जो है वो सोचना शुरू करेगा तो उसके सभी डायमेंशंस को कवर करना चाहेगा। या साइंस बोलेगा नहीं नहीं इसके 4 डायमेंशंस मैं 3 ही को देखूंगा, चौथा छोड़ दूंगा ना, मैं तो साइंस से जो है फिलोसफी हो जाऊंगा, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा हो गया। डायमेंशंस, हर सब्जेक्ट अपने सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करता है। Can be a study of mind. Can we study Lot of questions relating to mind. then it will be psychology. Study of wisdom, The study of wisdom and knowledge. wisdom and knowledge, then it will be epistemology. So the grouping of all these things can be a philosophy. It is easier. ठीक है, स्टडी ऑफ, इसको जो है सारे नाम लिखते जाइएगा भैया। स्टडी ऑफ नॉलेज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्यूटी, ये भी फिलोसफी का पार्ट है, इसको बोलते हैं एस्थेटिक फिलोसफी। एस्थेटिक फिलोसफी, actually philosophy is nothing but the second order of any subject. What is the philosophy? Philosophy is nothing but the second order of any subject. ठीक है, इसलिए अगर आप देखिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, तो फिलोसफी ऑफ फिजिक्स इज देयर, philosophy of chemistry is there, philosophy of politics is there, philosophy of anything is possible, because whenever we are trying to examine something, whenever we are trying to know the truth behind those lines, it is philosophy. उस हर जगह फिलोसफी है जहां पर कि आप चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट अपनी फिलोसफी होता है, इसको क्वींस सब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्वींस सब्जेक्ट भी बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल डिसिप्लिन्स भी बोलते हैं इसको। तो ये फिलोसफी है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो चाहे वो रिलीजियस हो चाहे साइंस हो, बिलीफ तभी बदलेगा जब हम उसके फिलोसफिकल अप्रोच को देंगे। केवल फैक्ट्स बता देने से किसी का बिलीफ चेंज नहीं होगा। उस फैक्ट से जब तक कि हम बिलीफ को कनेक्ट करके नहीं दिखा देते हैं, तब तक वो चेंज नहीं करेगा। मेयर नोइंग द फैक्ट्स, ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीजन, एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूँ। कल हम लोगों ने काफी जो है अच्छा डिस्कशन किया होता था, आप लोगों ने किया, और वो डिस्कशन ये था कि डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी एंड एजुकेशन। और मैं कई बार इस चीज को कहता हूं कि लिटरेसी हमारे यहाँ सोसाइटी में है, लेकिन व्हाट वी आर लैकिंग एक्चुअली दैट इज द एजुकेशन। आईआईटी भी है, जरूरी नहीं कि वो एजुकेटेड हो, है ना। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं कि एजुकेटेड हो, दे आर लिटरेट। क्यों? क्योंकि हमारी लिटरेसी हमको क्या कर रही है, हमारी लिटरेसी हमको फैक्ट्स तो देती है ना। एटॉमिक एनर्जी कैसे बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ये हम सब ने जान लिया।
उसका यूज कैसे होता है ये भी हमने जान लिया। अब वहीं पर फिलोसफी इंटरवीन करेगी और फिलोसफी बताएगी कि भैया ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, एटॉमिक एनर्जी है, इस एनर्जी से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, इट कैन बी लाइफ सेविंग। साइंस अभी तक कुछ नहीं बोलेगा। फिजिक्स का काम था, एटॉमिक फिजिक्स का काम था कि उसने ये बता दिया कि कैसे ये रिलीज हो रही है, फैक्ट आ गया। लेकिन कोई तो है ना जो ये बताता है कि इससे आप जो है ना वो बॉम्ब वगैरह नहीं बनाइए, आप क्या करेंगे उससे, आप उससे एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करिए, उससे कुछ आप लोगों की जो है मेडिकल साइंस में लोगों की हेल्प करिए। तो वो फिलोसफी आती है जो उसके वैल्यू को डिस्कस करते जाती है। तो इसलिए नोइंग नियर द फैक्ट्स इज नॉट गोइंग टू चेंज योर बिलीफ, बट इट इज द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। पर अब जब आप एग्जाम में लिखने जाइएगा तो आप पहले दे दीजिएगा कि रिलीजियस, रिलीजियस के अलावा कल्चरल। तो कल्चरल में जो है आपकी जो है अलग वैल्यू हो जाएगी। आप वैष्णो देवी जाइए, आपका ड्रेस सेंस चेंज हो जाएगा। आप गोवा जाइए, आपका ड्रेस सेंस चेंज हो जाएगा। एवरी प्लीज क्लास में आइए अलग। तो वो क्या है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे बिलीफ को इन्फ्लुएंस करता है। हम उसके हिसाब से अपने बिलीफ को बनाते हैं कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। ठीक है, साउथ इंडिया में गए, तमिलनाडु वगैरह में, तो उधर ओढ़ लेना नहीं हो नहीं ओढ़ना है। इधर महाराष्ट्र में आकर के ओढ़ लेना है। एमपी में जाके और नॉर्थ साइड में सब जगह पे चलो। सब है। अब तो दुपट्टे ही नहीं हो रहे सर वो सब साउथ इंडिया से। पंडित लोग बैठने नहीं देते पूजा में, अच्छा, हिंदी वाले प्रोवाइड करते हैं। मंदिर वाले मतलब फ्री में? अच्छा, हम लोग को क्या पता यार, नहीं ये बता रहे फ्री में देती है। अरे यार हमको तुमको कैसे पता होगा, हम लोग को यूज ही नहीं करना है। तो इज दैट क्लियर कि बिलीफ कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय various factors like the culture, religion, science, and the philosophical perspective. The next is the values. Belief के बाद अगला क्या गया? बिलीफ बन गया तो बिलीफ को आप किसमें लेकर के जाएंगे? वैल्यू में। एक बार फिर से आप लोग पन्ने पलट करके देख लीजिए कि बिलीफ इस कितना मिलिटे के साथ हैं, आप उससे एग्री कर रहे हैं। ये मत देखिए कि आप उसको समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। समझना आपका काम नहीं है, आपका काम है उसको एग्री करना और एग्री करके उसको जो है प्रेजेंट करना है। तो इफ यू डू एग्री विद इट, कल आप नहीं थी। अभी उस दिन तक क्लास में बहुत स्लो स्पीड में लेके जाऊंगा ताकि आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, फिर भी रिलैक्स करेंगे। आदत से ओके। आपको बैकग्राउंड करना होगा। पक्का पक्का सब क्लियर है ना? पर्सपेक्टिव से चेंज हो सकता है, लेकिन पूरी तरह चेंज हो सकता है।
हो सकता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अंगुली माल एक स्टोरी आती है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध से होती है और लाइफ कंप्लीटली चेंज। इसी तरह से रत्नाकर, लाइफ कंप्लीटली चेंज। एक और स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ जो आप लोग को जानना चाहिए। जब मोहम्मद साहब, जो इस्लाम के जो है, अगर हम कहा जाए कि ये आज के हिसाब से फाउंडर हैं या पैगंबर हैं, रसूल है, तो मैसेंजर हैं, तो जब उनको शुरू शुरू में जो अल्लाह के या ईश्वर के जो है, उनको जो है चीजें मिलनी शुरू हुई, उसको कहते हैं कि आयतें, जो कुरान जैसे हम लोग के ग्रंथों में लिखा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ना श्लोक हैं, तो इसी तरह से कुरान में जो लिखा गया है उसको आयत का रूप बोलते हैं। आयत अरबी श्लोक से। तो जब आयतें उनको मिली उसको बोलते हैं कि आयत उनके ऊपर नाजिल हुई। तो वे शुरू शुरू में उसको लेकर के बड़े कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ही वाज नॉट श्योर। तो उसको लेकर के उनके पास कोई बिलीफ सिस्टम तब तक नहीं था। फिर उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी बेगम खदीजा बानो, खदीजा बानो, तो खदीजा बानो ने एक्चुअली में उनको वो बिलीफ दिया कि ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये बहुत बड़ी चीज है और आपको दूसरों को इसकी जो है प्रीचिंग करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने फंडिंग भी प्रोवाइड कराई है। तो अगर पहली फंडिंग इस्लाम को कहीं से मिली है तो वो एक लेडी से मिली है। शी वाज इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन एंड मच एल्डर टू द मोहम्मद साहब। तो वो बिलीफ वहां से चेंज हुआ और उनको लगा कि नहीं, ये मेरे को कुछ अच्छा मिला। तो वो फिलोसफिकल परसेप्शन जो है वो खजीदा बानो ने ही दिया है, बेगम खजीदा बानो ने दिया है। तो इस तरह से आप ही अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारे बिलीफ आज से करेक्ट आप कह सकते हैं, जो हो सकता है कि शुरुआती दौर में ना रहे हों, लेकिन वो बाद में लोगों से बातचीत के दौरान या किसी के जो है इन्फ्लुएंस में आकर के आप अपना रखते हो, है ना। जैसे शुरू में जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हो तो आप में से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, सर बस एक था, क्या जानना चाहते हैं आप, सर क्या मैं कर पाऊंगा, आइस बनूंगा ना। तो अब मैं कहां से इन्फ्लुएंस हूं कि अगर ये एडमिशन ले लेगा, मेरे से एडमिशन ले लेगा, और हम है ना, हमने देखो इतने लोगों को आईएएस बनाया है, 10-5 नाम देख लिए हमने। Now you are influenced. You have a belief system that you can do, and it is only you who can do it. And because of this teacher or this counselor or this guide, you can do this, and you have that belief system. और कई बार आपको करके जाते, but the ratio is not more than 0.1%. But करते हो आप। हर किसी का मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं होना। आपने कल बताया बीजेपी और कांग्रेस की कुछ भी कर ले तो ऑपोजिशन में नॉट सपोर्ट है, तो नहीं होता है ना, कोई मांगो कि बहुत हार्डकोर कांग्रेसी है, एक बार ईडी और सीबीआई भेजिए, और मान लीजिए कि मैं बीजेपी का लीडर हूँ, ठीक है ना, मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल रहिएगा आपको,
और मेरे को लगता है कि आप, क्या नाम है आपका, श्रेया, श्रेया बहुत करप्ट हैं, इन्होंने बहुत घोटाले कर रखे हैं और इनके खिलाफ जांच, इन्होंने जनता का पैसा लूटा है, इनको वोट। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मेरा पूरा बिलीफ ही आपके बारे में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा ना। Now you are the best person to lead this constituency at this stage. पॉलिटिक्स में जितना तेजी से बिलीफ चेंज होता उतना वो कहाँ होगा, होता है कि नहीं होता है? ऐसे नहीं तो हाथ उठाए बताइएगा। हाँ जी, वो जो मैं बता रहा था कि एज ए स्टूडेंट वो बिलीफ सिस्टम हम आपके अंदर डालते हैं। अच्छा, मुझे डालना भी चाहिए, बट फ्रॉम द रूल्स आप आए हो, आपने आने के पहले आप प्री डिटरमिनेड हो कि यू हैव टू डू दिस, हमें उस चीज को सपोर्ट करना है। और मैं एक चीज मानता हूं कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी पूरी तबियत से कर तो आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं करेंगे। ना यूपीएससी से आप जहां पर भी खड़े होंगे वहां पर आप वो नॉलेज आपके पास होती है, वो प्रेजेंटेशन आपके पास होता है। अगर आपने तभी सीखी है कि आप कभी भी एक फेल्ड पर्सन सोसाइटी में नहीं रहेंगे, और जो कोई भी आपको जानेगा वो हमेशा विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे बात करेगा। मुझे लगता है कि कंपल्सरी कर देना चाहिए, ये बात कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पता चलनी चाहिए। This is the belief system. Any more question? कुछ और है? या बिलीफ को लेकर के आप लोग का बिलीफ पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि नाउ यू कैन आंसर इट, कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एज वाइज जो हमारे बिलीफ चेंज होते हैं, नई नई नॉलेज की, उसको इसमें कैसे अच्छी है? फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव, एज के हिसाब से आप, अच्छा एज के हिसाब से भी हमारा बिलीफ चेंज होता है। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू कि जब आप छोटे बच्चे थे तो चंदा मामा था, बड़े बड़े हुए महबूब हो गए, बड़े लिख गए, न मामा रहा न महबूब रहा, एक सैटेलाइट। और जब बड़े हो गए, हमारी एज में पहुंच गए, तो अब उसका सैटेलाइट होना भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब वो हमारे जो है हॉरोस्कोप में बैठा हुआ एक ग्रह है, जो ठीक रहेगा तो मेरे घर पे जो है पैसा आएगा। बट ये भी फिलोसफिकल परसेप्शंस है। आज से कुछ साल पहले तक आई वाज अ नॉन बिलीवर इन द एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जैसे जैसे इसको जानने की कोशिश किया, इसको समझने की कोशिश किया, तो आई कैन से यस इट वर्क्स। तो है, अच्छी चीज है। हमारे वेदों ने जब इसको जो है एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो वो कैसे हुआ? उस फिलोसफिकल परसेप्शन के, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स एस्ट्रोलॉजी इज एक्सेप्टेबल एंड इन द सेम फॉर्म। थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज कर दिया तो एवरी रिलीजन एक्सेप्टेबल, राइट। तो अब हम लोग वैल्यूज पर आ जाए। तो वैल्यूज को हम सभी लोग जानते हैं, नो। So what kind of the values you have? Personal values. What are they? Respecting the elders and what? Using abuse language. आपने कभी सही एग्जांपल बीच के साथ अभी चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि आगे चल के इस, जब हम शुरू में महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत मराठी सीख रहे थे, तो लोगों के मुंह से कुछ वर्ड सुनते थे तो मुझे लगता था कि आई मस्ट अडॉप्ट इट एंड आई मस्ट यूज इट। ऐसा नहीं तो नहीं, माइक ऑफ भी हो गया, नहीं बोल सकते।
तो कई सारे ऐसे वर्ड्स थे जो बाद में पता चला कि इसकी मीनिंग ही कुछ और थी। और मैं तो तबीयत से सामने वाले को बोल के तो ठीक है, तो सम क्या तो व्हाट आर द वैल्यूज, आपने कैसे जाना कि ये वैल्यूज है? Respecting the elders, not the using abusive languages. How do you know that these are the values? ये कैसे पता कि ये वैल्यूज? पेरेंट्स पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ये वैल्यू, पता चला कि ये सब करना है। तो ये नहीं करना, पर ये वैल्यूज हैं, ये कैसे पता चला? करना है नहीं करना है ये तो पेरेंट्स बताते हैं, बट उन्होंने कभी बोला कि बेटा ये चीजें वैल्यू है? इधर रिस्ट्रिक्शंस बताना है उस पर से। रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जब तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे तब तक आप वैल्यू नहीं मानेंगे। लाइक जब हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है, और उल्टा करते हैं तो नहीं किया जाता नहीं, पर इसको वैल्यूज क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम ये चीजें फॉलो करते हैं तो हमें खुद के बारे में अच्छा फील होता है। अगर हम वो चीज ना फॉलो करें तो मैं कई बार जो है लोगों को गाली दी करके भी अच्छा लगता है। वो मैं मूवी देख रहा था, जब मूवी में उसमें तो यही सिखाया गया कि वैल्यू, तो वैल्यूज हैं क्या है, तो अलग अलग है। आपने से कुछ बताया? प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज वैल्यू हो सकती है। नहीं सर, तो ऐसी कोई चीज है जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सर जो बिलीव कुछ लोग क्लास में सबसे आगे बैठना प्रायोरिटाइज करते हैं, वैल्यू है क्या? अब कुछ लोग क्लास में हमेशा पीछे ही बैठना प्रायोरिटाइज करते हैं। How do you know that such actions, such belief are values? Then the main question is, आप समझिए कि जब भी आपसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन में जानने की कोशिश की है क्या की जा रही है, and the question is actually here कि what are values? What is value in itself? वो बिलीव जो हम वैल्यू है हमारा एक्सपीरियंस जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, मतलब आप ये पढ़ाना चाहिए वैल्यू लग, ऐसा बोल सकते और जो हमारे तो मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया कि उसे आगे चल करके शादी और बच्चे नहीं करना, तो वैल्यू छोड़ दे। हैं। नहीं, किसी ने वैल्यू नहीं देखा है। किसी ने किसी को दे देखा है, किसी और के बच्चों की तरह है। बढ़िया है। वैल्यूज आर, प्रिंसिपल्स आर स्टैंडर्ड्स। आप लोगों ने सही बोला है, हर किसी ने सही बोला है। मैं कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता हूं? मेरा मकसद ये होता है कि आप यहां तक सोच रहे, अब उसके आगे थोड़ा सोचो। जब मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस देता हूं तो फिर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कुछ नए पॉइंट्स जो है उठाने की कोशिश करते हो, उसको और बेटर बनाने की कोशिश करते हो, और यही यूपीएससी की डिमांड है कि आप उसको कैसे करते हो। तो जरा लिखिएगा, वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स Gayatri, actually, I got your question too late. Is belief different from norms then? Yes, definitely beliefs are different from the norms. Actually, मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, मैं उसको जो है रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, एंड गायत्री मैंने इस बात को क्लियर भी किया है। द नेक्स्ट इज values promotes and aims for societal harmony by inculcating values that form a social norm. तो ये तो आपने पूरा गोल गोल घुमा दिया, ठीक है, बट ठीक है। वैल्यूज आर एक्चुअली गुड अटेम्प्ट। वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स that a person, a society deems important.
किस चीज को? प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब उसको लगता है कि ये जरूरी है, ठीक है ना? एम्स सीम्स जो भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये दोनों ही लेवल पर है। किस पर है? ये जो प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ये इंडिविजुअल भी मान करके चल सकता है कि ये उसके लिए भी जरूरी है, और ये सोसाइटी भी मान करके चल सकती है कि इसके लिए भी जरूरी है। वैल्यूज इंडिविजुअल्स के भी हैं, सोसाइटीज के भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, हर एक जगह होते हैं। और ये वेरी कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ये ज्यादातर ये होता है कि हम जो अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है, इफ आई वांट टू लिव अ गुड लाइफ, तो मेरे लिए इंडिविजुअल लेवल पर जो है वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज को इनकारनेट करना जरूरी है। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि मुझे सोसाइटी में अच्छे से रहना है, तो कुछ वहां पर जो है सोसाइटी में हार्मोनी बनी रहे, इसके लिए भी मुझे कुछ वैल्यूज अडॉप्ट करने होंगे। ना सिर्फ कुछ वैल्यूज अडॉप्ट करने होंगे, बल्कि कुछ वैल्यूज को हमें छोड़ना भी होगा, है ना? जैसे इस बच्चे ने, क्या नाम है आपका? अनिष्का। अनिष्का ने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। पहला एग्जाम्पल क्या था? रिस्पेक्टिंग द एजर्स। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर अडॉप्टिंग समथिंग, एंड द सेकेंड वन इज नॉट द यूज द अब्यूजिव लैंग्वेजेस। यही था ना, अब्यूजिव लैंग्वेजेस हमको यूज नहीं करना है। तो इस दूसरे में क्या हो गया कि वी आर लिविंग समथिंग, हमें भैया ये करना नहीं है, हमें इसको जो है अपने आप से बाहर कर देना है। तो वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे कुछ लोग हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं, है ना, बहुत होता है, उनको जो है खूब मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। मेरे से कोई पूछे नहीं आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा प्लेजर क्या है, तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं खाना खा करके दोपहर में आधा घंटा सो गया, तो मुझे लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ को जी रहा हूँ। मेरे लिए डेफिनेशन दूसरी है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगा। तो लिखिएगा जरा कि ये क्या है कि वैल्यूज ऑफ सर्व एज गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग में इनकी जरूरत क्यों? क्योंकि ये वो जो है लाइट पोस्ट्स हैं, जो कि हमको जो है जब पूरी तरह से हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, तो हम अपने वैल्यूज पर ही ये डिपेंड करते हैं कि हमें क्या चुनना है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ आपके सामने, या एक लाइन और बढ़ाइए, फिर वो एग्जांपल ज्यादा सेट होगा। अभी प्रियंका चोपड़ा का एक स्टेटमेंट है वर्जिनिटी को लेकर के, तो उस पर अभी बात करते हैं, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस उठेंगे और पहले भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। जरा लिखिए एक लाइन, वैल्यूज डिस्क्राइब्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन्स लाइफ। वैल्यूज डिस्क्राइब्स what is important in a person's life. What is important in a person's life. तो जैसे आप लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक वैल्यूज के लिए, वो वही चीजें हैं जिनको भी आप इंपॉर्टेंस देते हो, वो वही चीजें हैं जो आप वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है आप कैरी ऑन करना चाहते हो, करेक्ट? अगर वो इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगा तो आप उसको इतना जो है
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने की कोशिश करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अब प्रियंका चोपड़ा का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का था, आप लोग समझदार लोग हैं तो बात करनी चाहिए। उनका ये था कि इफ यू वांट टू मैरी अ गर्ल एंड यू हैव टू चूज बिटवीन वर्जिन गर्ल एंड अ वेल कल्चर्ड वेल बिहेव्ड गर्ल, देन आपको क्या चुनना चाहिए? वेल कल्चर्ड एंड वेल बिहेव्ड, ठीक है ना। वैसे भी जिस तरह से जो है हमारे यहाँ मेल रेशियो पॉपुलेशन में कम हो रहा है, अभी तो क्या है कि अभी फीमेल रेशियो कम है, तो अभी तो कई जगहों पर कई स्टेट्स में से ऐसा है कि लड़की मिल ही जाए शादी करने के लिए पूरी। हरियाणा वगैरह में, हरियाणा पंजाब में अगर आप देखेंगे तो सेक्स रेशियो का, तो आपको क्या लगता है कि आपको दोनों में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, या उस स्टेटमेंट से आप कितना जो है एग्री करते हैं? सर लेकिन हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग तो वेल कल्चर और वेल बिहेवियर ही पर्ची होगी। शादी हो गई तो कल्चर और बिहेवियर सब फंसा। पर्सनल नहीं, आपको जो है वो स्टेटमेंट्स के बीच से बात करनी है। तो ये पूरी तरह से ये डिपेंड करता है ना कि आपने किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। हाँ, उन्होंने जब मैं स्टेटमेंट सुना ये तो मेरा मन हुआ कि मैं पूछूं कि दीदी दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्या? अलग अलग करके जो है क्यों पूछना है? ठीक है, पर इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर सकता कि हमारे कल्चर में वर्जिनिटी को कहीं पर भी वेल बिहेव का जो है सिंबल माना गया। वो हमारा कल्चर नहीं है, वो बाद में जब ये हुआ कि विमेंस को जो है नीचे करना था, उनको सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम से उससे अलग रखा है, तो उनके ऊपर इस तरह के स्टार्ट हो गए। इसका कोई मतलब नहीं। मेजॉरिटी अभी इसमें भी है, मेजॉरिटी तो अभी भी इस चीज में बिलीव करती है कि लड़कियों को जो है बाहर निकल करके काम करना चाहिए। अभी भी अगर क्लास 10 तक जाते हुए बच्चों के जो है हम जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसमें देखें तो मैक्सिमम नंबर वो जो है SC/ST कम्युनिटी का है। More than 35% employees in class 4 jobs, they are from the SC/ST community. ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस उठेंगे तो आप लोगों को आंसर तय करना होगा। अब यहाँ पर ये भी सही है कि दिमाग में आपके कुछ भी नहीं है, आंसर आपको वही करना है। ठीक है, चाहे आप कास्टिज्म को लेकर के, चाहे आप जो है पॉवर्टी को लेकर के, चाहे जिस भी चीज को जैसे भी सोचते हैं, यू हैव टू फिक्स योर माइंडसेट कि आपको यही जवाब देना है। और जब लंबे समय तक किसी चीज को आप अपने एक्शन में लाते हो तो वो आपका बिलीफ बन जाता है, फिर आप उसमें धीरे धीरे यकीन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बिलीफ जो है इस तरह से इन्वेस्ट होता है। Is that okay? Values. Values shape our behavior. Values shape our behavior. अब वैल्यूज क्या हो सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज दो तरीके के हो सकते हैं। एक वैल्यू जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। तो पहले भी बात किया था और आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के जरिए, दो ही आपने एग्जाम्पल लिए लेकिन दोनों आपने अच्छे लिए थे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक हो सकता है हार्ड वर्क और दूसरा यहाँ पर हो सकता है कौन सा, लेजिनेस। दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग रख सकते हैं, तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है वैल्यूज।
ठीक है, कुछ लोग जो है बात बात पर झूठ बोल लेते हैं। आप ऐसे किसी को जानते हैं? पक्का? मतलब आप किसी पॉलिटिशियन को नहीं जान सकते? नहीं जानते किसी भी पॉलिटिशियन को। आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते, ये हो सकता है। सर फिर उस सेंटेंस का क्या मतलब? किस सेंटेंस में? प्रियंका चोपड़ा का सर समझ में नहीं आता, उसका कंक्लूजन कंक्लूजन ये पर्सनल बिलीफ ही तो फिर होता है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, पर जाहिर सी बात है कि इफ यू हैव टू चूज वन, देन इट इज बिहेवियर। अदरवाइज घर घर में नीले ड्रम मिलेंगे। आप नीले ड्रम कहानी जानते हो? ओ, थोड़ा देर से समझ में आया। अब आप वैल्यूज को पढ़ करके देखिए, और जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे सवाल किया, आपने आंसर किया और मैंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्या कुछ भी ऐसा बनता है कि जो आप चाहते हो कि ये फर्दर एक्सप्लेनेशन की डिमांड रखता है, या फिर वो आपके हिसाब से सेट नहीं बैठता है और इससे आगे हम कुछ सोच सकते हैं? वैल्यूज अभी लिखा ना आपने, तो पढ़ के देखिए ना कि क्या ये लाइंस कंप्लीटली आपको सेटिस्फाई कर रही है, या कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इफ यू वांट टू रेज एनी क्वेश्चन वेयर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, या इट इज कॉन्ट्रारी टू समथिंग, खुद को इन्वॉल्व करके, मैं बार बार की जो प्रैक्टिस आपसे करवा रहा हूँ ना, मैं आपको हर लाइन के साथ इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ये जो सोसाइटी इम्पोर्टेंट मानती है वो वैल्यूज है, इसलिए कि जो कोई पर्सन मतलब उसका जो गाइड है डिसीजन मेकिंग, वो भी एक है, तो वो डिफर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, डिफर करता है ना। हम अगर डिफर ना करें, देखिए डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जिंदगी में एग्रीमेंट से ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। जब हम डिसएग्री करते हैं तब हम कुछ नया निकालते हैं। अगर सब लोग एग्री कर लें, इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एज अ सिटीजन आई मस्ट क्रिटिसाइज माई गवर्नमेंट। If I'm always doing some type of wah government, then what I'm doing something which is anti-democratic. In democracy, we must behave like a watchdog of the government. Criticism is very important. क्या होगा कि अगर मैंने आपने जो कुछ भी बोला था अभी वैल्यूज को लेकर के, मैंने सब एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके पहले मैंने आप में से हर किसी को क्रिटिसाइज किया। और जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हो। आप अपने मन में कुछ और उसके लिए जो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हो, तो वो क्या होता है कि ये डेवलपमेंट है। कभी आप लोग, अगर आप में से किसी ने कल को फिलोसफी ऑप्शनल के तौर पर चुना है ना, अगर किसी ने किया, तो बहुत कम लोग करते हैं, तो उसमें आप जब तक हीगल वगैरह को पढ़ोगे तो हीगल ने इसको कहा है कि डायलेक्टिक जस्टिस, कि पहले कोई एक साइड आएगा, फिर उसका अपोजिट आएगा, फिर उन दोनों से मिलकर के कल कोई नई बात निकल के आएगी। ये हीगल बोलते हैं। तो आप भी इस बात को समझिए कि अगर सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस नहीं आएंगे तो कोई भी सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी। जहां पर डिफरेंसेस नहीं होगा वहां पर केवल जो है डिस्कशन से होंगे। डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल। और होते भी कि हम लोग अपने सोसाइटी से अलग वैल्यूज नहीं रखते। सोसाइटी कुछ करेगी, हमारे वैल्यूज कुछ हो सकते हैं, हम सोसाइटी के वैल्यूज को चैलेंज करते हैं, है ना। किसी समय में चाइल्ड मैरिज वैल्यू थी,
अभी ये बच्चियां हैं और इन लोग को लग रहा है कि वर्जिनिटी इस पैरामीटर ऑफ कल्चर एंड वेल बिहेव। हमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका कोई भी लेना देना नहीं। ये ठीक है, ऐसे है जैसे कि हम किसी से कहें कि बेटा जाकर के मार्केट से 1 मीटर जो है सरसों का तेल लेके आ। 1 मीटर सरसों का तेल तो नहीं सर, उसका तो पैरामीटर लीटर है, कंपेरिजन ही है। तो अब इन्होंने क्या किया कि वो सोसाइटी का एक बिलीफ तो इनको समझा दिया गया है और उसके अगेंस्ट में जो है अब ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीजें समझते जाएंगे वो अपने आप उस चीज को बंद करेंगे। So how is values different from beliefs? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे beliefs भी हमारे इसमें प्री कंसेप्ट है, वैसे values भी हमारे पेरेंट्स ही हमें कैसे वो उससे अलग या फिर वैल्यूज और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? बिलीफ ऑलवेज इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेकेंड इज कि बिलीफ पूरी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यूज है। तो बिलीफ और वैल्यूज एक तरह से एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पर डिफरेंस यही है कि बिलीफ पूरी तरह से इंडिविजुअलिटी होती है जबकि वैल्यूज में जो है वो ऑब्जेक्टिविटी का परसेंटेज थोड़ा बढ़ सकता है, राइट। Does that mean values make behaviors or is it otherwise? वैल्यूज That values make behaviors. shapes behavior, not makes behavior, Okay. shapes behavior. Then And behaviors are reflection of our values. Vice versa जानने की कोशिश करें तो what we can say कि behavior reflects our values, how you are behaving in the society. that means values are behaviors that are backed by reasoning. Values Are behaviors that are backed by reasoning. back Reasoning. Backed by reasoning. values को आप reasoning से कैसे करेंगे? Values are not always logical or reasoning. Our reasoning and values, reasoning and logics can say कि they can force us to think on our values, but only reasoning or the logics cannot change it. आप किसी की भी values हैं, आप कितना भी logic देखें, it is not changed. Logics cannot change. There's something very concrete to change the values. For example, Sati Katha. It was very famous in India. And the child marriage, इसको चेंज करने के लिए हमारी सोसाइटी को बहुत कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़े थे। पॉलीगैमी, स्पेशली इन द हिंदू सोसाइटी, इसको चेंज करने के लिए हमको जो है कंक्रीट लॉज की जरूरत पड़ी थी। ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रिक्टनेस अगर हम कहें कि इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद द बिलीफ, तो ये ज्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है। इनको चेंज करना उतना आसान नहीं होता जितना कि बिलीफ को करना होता है, और ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम इट कैन बी चेंज्ड। इट इज नॉट इजी टू चेंज इट ओवरनाइट, करेक्ट। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द ब्रिटिश लॉ, बहुत कुछ लगा जब जाकर के आपने सती प्रथा या विडो रीमैरिज, राइट, तो उनको जो चेंज किया जा सकता। आज भी हमारी सोसाइटी में ये सती प्रथा तो अब नहीं, ये चाइल्ड मैरिज आज भी है,
विडो रीमैरिजेस अभी भी जो है बहुत कम होते हैं। अभी ये मान करके चला जाता है कि इट्स योर पेज हो गया तो the society is changing. So values can be changed, can be influenced, but in comparison of the belief, unless anything else. So values can be negative. Values can be How can it be negative? What are the examples for negative? laziness. Status is it habitual? Habits mean Values are not habits. laziness. Laziness, a habit be it, but if I don't want to work, I think that laziness is good. For example, I think that a person should be hardworking. बोला ना कि मेरे लिए अगर जिंदगी का ये कहा जाए कि हाउ विल यू डिफाइन अ सक्सेसफुल लाइफ, माय आंसर विल बी कि अगर दोपहर में मैं खा के हाफ एन आवर सो जाऊं, आई थिंक दैट आई एम लिविंग अ गुड लाइफ बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ द मेंटल पीस। बट इफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, दोपहर को छोड़ तुम रात को नहीं सो पाओगे। मुझे वो नौकरी ही कभी नहीं करनी थी जिसमें मुझे सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़े। एज ए टीचर व्हाट आई एम डूइंग, 4-5 घंटे ये कर दिए, देन आई एम फ्री। Laziness itself a negative concept, and due to this laziness, अगर मैं बहुत जरूरी काम नहीं करता हूँ, टालता रहता हूँ। मतलब आपको ये मतलब मेरे हाउस होल्ड पे जितने भी काम होते हैं बाहर के लिए, वो मेरी वाइफ ही निपटाती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ये सब तो जो हो गया, वरना मेरे को 10-10 दिन लग जाए, उसके ऊपर जो है पेनाल्टी पड़ जाए, चार्ज पड़ जाए, मैं पड़ा रहूंगा। हाउ, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटिव, बट laziness we can say it's a negative concept. But it is negative, but how is it related to values? Values, because it is shaping my behavior. What is value? Right, for my actions. Actually, what is problem with your question? That why you are confusing? Because you are thinking that values are always good. It is virtue. It is not value. अगर हम ऐसे वैल्यूज के बारे में बात करें जो हमेशा अच्छे ही होने हैं, तो वो वैल्यूज ना होकर के उनको हम क्या बोलेंगे? वर्च्यू। राइट, ये हमेशा मॉरल होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज एंड वर्च्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। वैल्यूज को हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एंड वर्च्यू इज वन डायमेंशन ऑफ वन पार्ट ऑफ इट। इज दैट ओके? और कोई क्वेश्चन? वैल्यूज से हो गया काफी, आगे बढ़ते हैं। मॉरल्स, व्हाट आर द मॉरल्स? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अब मैं क्यों बार बार इन पर आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये टर्म्स यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली अनअवेयर हैं। तो आप इनको किस सेंस में यूज करते हैं? क्यों आप कहते हैं कि ये मॉरली राइट है, रॉन्ग है ना? अब्यूजिंग समवन, अपने राइट और रॉन्ग, उसने कहा कम से कम अकेले में बैठ करके बढ़िया वाले जो है निकाल, ये तो किया कुछ नहीं, तो उसको पापी ही बोल दिया हो, उतना चलता है। हम लोग भी अब्यूजेस को मार करके चले हैं कि ये अब्यूज है और ये अब्यूज
नहीं है। मैं अभी चंडीगढ़ में क्लास ले रहा था, गेस्ट हाउस की बालकनी में खड़ा हो जाऊं, पार्क था सामने, तो वहां पर सिर्फ जो है नारी जाति की ही नाम सुनाई देते थे, माँ और बहन के शब्द ही सुनाई देते थे सामने से। आगे वो क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता था। एक तो प्योर पंजाबी वैसे भी पल्ले नहीं पड़ती। मैं एक दो बार टोका टोका कि अच्छा ये गाली होती है, हमें पता ही नहीं था। और एक शहर है, आप लोग जानते होंगे, लखनऊ, वहां की सबसे गंदी वाली गाली जानते हो क्या है? वो वाला तो मैं बोल करके बता सकता हूँ आपको, मतलब उस पर कत्ल हो जाए लखनऊ में, वैसी गाली है। देखिए जनाब, हम आपको खुद ही समझा दे रहे हैं, आप अपनी हद में रहें। अगर हमारा भी मिर्जाई खून खोल गया तो हम भी कभी पैजामे से बाहर उसे। ये वहां की सबसे गंदी गाली, इससे ज्यादा गंदी गाली मत दीजिए। वहां गाली भी देंगे तो आप करते रहिए। गाली नहीं देंगे। तो ये मॉरल्स क्या हुए फिर? आप लोग मॉरली राइट भी बोलते हैं, रॉन्ग भी बोलते हैं। देखिए जब चंडीगढ़ वाला बताना था तो मैं बोल नहीं पाया ना, वो राइट और रॉन्ग की कैटेगरी में आ गया। तो कैसे आप डिसाइड करते हो वो क्या चीज है जिसे आप मॉरली राइट या रॉन्ग कहते हो? मॉरल्स क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ Societal standards of good and bad behavior. societal standards. So it is always societal. It is not individual. Does help you in individuals also. So we said behavior and influence. राइट और हाँ, काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि दे आर आवर पर्सनल बिलीफ। मोरालिटी के लिए हमेशा द डिफरेंस जो आपके और डेफिनेशन में आ रहा है वो क्या है कि आप इसको सोसाइटी के लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, जबकि मोरालिटी कभी भी देखी जाएगी तो वो इंडिविजुअल के लेवल पर देखी जाएगी, है। तो पर्सनल बिलीफ है। मॉरल्स क्या है? पर्सनल बिलीफ है। पर्सनल बिलीफ अबाउट व्हाट? पर्सनल बिलीफ अबाउट व्हाट इज right and what is false. क्या डिबेट हो रही है? Depends on the situation. आप पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट टू चेंज। अभी इसको गाली नहीं देनी है ना, ये मेरे से मजबूत है, इसको कर दो क्योंकि ये जो है कुछ नहीं कर पाएगा, समथिंग लाइक दैट। So I think probably if I am happy with 5 million property or something like that, इसको जरूरत है उसको I can help. But किसी और का उसको ऐसा thinking is. So the question was कि morally situations के हिसाब से morals change हो सकते हैं. Person to just situations. अब यही पर चूंकि इन्होंने जो है इसको सोसाइटल बोला हुआ था, तो मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पॉइंट को क्लियर कर देना जरूरी है कि मोरालिटी और एथिक्स के बीच में एक डिफरेंस लेते हैं वो, ठीक है। एंड द डिफरेंस इज कि मोरालिटी हम कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए और ये हम करते हैं सोसाइटी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट ये केवल जो है ऐसा जो है हमने यूज करना शुरू किया है ऑन फिलोसफिकल लेवल। मोरालिटी एंड एथिक्स आर सेम। कल हम लोगों ने क्लास में शुरुआत में किया था, लेकिन जब यूज करते हैं हम इसका तो मोरालिटी को हम इस लेवल पर यूज करते हैं
और जब ऑर्गेनाइजेशनल या एक बड़े जो है स्केल पर हमको देखना होता है तो फिर हम एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, एजुकेशनल एथिक्स, ट्रैफिक सेंस, वहां पर हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं। बट जैसे कि ट्रैफिक सेंस को ही लेकर के काम करना है, तो रेड लाइट है, जाना है कि नहीं जाना है, then it is your morality. So ethics are code of conducts and morality where you are following it or not. Is that clear? सर मोरालिटी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस दोनों है। मोरालिटी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस भी होगी और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी कर देती है। जैसे गांधी जी ने सोसाइटी से जो है इन्फ्लुएंस्ड भी हुए थे और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया। बहुत सारे लोग अभी भी नॉन वायलेंस को जो है प्रायोरिटी देते। भगत सिंह, उनका पर्सनल बिलीफ जो था, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है। भगत सिंह पर्सनल बिलीफ ये था कि अगर कोई बहुत गलत कर रहा है एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आप उसको जो है वायलेंस के जरिए समझ लो। लेकिन एज अ वैल्यू वो हमेशा ये मानते थे कि अल्टीमेट पाथ इज नॉन वायलेंस। भगत सिंह से एक क्वेश्चन हुआ है जब वो जेल में थे कि अगर इंडिया के यूथ को अपना आइडियल चुनना हो कि किसके साथ वो जो है जाए, वेयर इट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, तो भगत सिंह ने उसको रिस्पॉन्स किया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जाना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं जाना चाहिए। वो मानते थे कि हथियार उठाना गलत है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उसको फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये उनकी पूरा एक आर्टिकल है जिसको कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। भगत सिंह के बारे में जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग पढ़िए, आप लोग के बहुत काम आएगा यूपीएससी के लेवल पर, राइट। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब क्लास में लगातार मोबाइल पर टाइप करना मॉरली राइट है या रॉन्ग? अब किसी से पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक क्वेश्चन। कई बार स्पेसिफिक मतलब मुझे लगता है कि किसी को अच्छी जानकारी तो बता सकता है। मॉरली राइट है या रॉन्ग है? आप जानती हैं तब तो ठीक है, मुझे लगा नहीं जानती हैं। लिखिए। महात्मा गांधी कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे? आपने बोला कि वो सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, उन्होंने सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस। महात्मा गांधी कैसे इन्फ्लुएंस हुए थे? अफ्रीका के इंसिडेंट्स हो, वो एक ड्रामा देखने गए थे, गांव में ड्रामा आया था। महात्मा गांधी जब छोटे थे तो गांव में एक ड्रामा देखने गए थे। राजा हरिश्चंद्र, सॉरी श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार से वो काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए उस स्टोरी से। फिर दूसरा वो एक स्टोरी पढ़ी उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की, तो वहां से उनको वैल्यू ऑफ ट्रुथ का पता चला था, तो रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स ये पता चला था। वो अपनी जो है बायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, वो भी आप सभी लोग जरूर पढ़िएगा, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे यूपीएससी उतना बेटर तैयार करेंगे। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, है ना। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब वो, उनके पिताजी जो है काफी बीमार थे और उनकी नई शादी हुई थी, तो कैसे वो अपने पिताजी के पैर दबाते थे, लेकिन दिमाग उनका जो है कस्तूरबा में लगा हुआ था, और कैसे धीरे धीरे उन्होंने उन चीजों को ओवरकम किया है, कैसे उन्होंने चुरा करके बीड़ी पी और कैसे फिर उस चीज से वो बाहर आए।
उन्होंने वो सब कुछ लिखा है, कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए इस तरह का लिटरेचर। आप लोगों के वोकैब को भी अच्छा बनाता है, आप लोग के थॉट प्रोसेस को भी बेटर करता है। और बहुत जगहों पर जहां पर आपको एग्जाम्पल से देने होते हैं, आप रट करके नहीं दे सकते हैं, आप उसको हमेशा पढ़ करके दे सकते हैं। और कितने लोगों की लाइफ, हम लोग बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं जहां से कि हमको जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप लोग इसको करेंगे, राइट। उसके बाद ये जो अफ्रीका वाला इंसिडेंट है वो भी सही है कि उनको जो है ट्रेन से उठा करके फेंक दिया गया था। लिखिएगा, मॉरल एक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट, मॉरल एक्शंस फॉलोज एथिकल प्रिंसिपल्स। ऑनेस्टी, अब यहां से भी ये वाली बात को आप निकाल सकते हो, है ना, कि ट्रैफिक रूल बना हुआ है, उसको फॉलो करना आपकी मोरालिटी है। ट्रैफिक रूल्स आर योर एथिक्स एंड फॉलोइंग देम इज योर morality. So moral actions are following ethical principles. Is that clear? Okay. Next point. Morality is actually a behavior. It is not knowledge, but it is behavior. हम ऐसा कह सकते हैं कि morality knowledge है या it is behavior. It's a knowledgeful behavior. क्योंकि ये तब तक बिहेवियर में नहीं आएगा जब तक कि आपको उसकी नॉलेज ही ना हो। तो knowledgeful behavior that is considered to be right or wrong. क्या मैं आपके लिए लिख दूं? क्या लिखा? मैंने क्या बोला जो आपने लिखा है? क्या लिखा? लास्ट लाइन्स आपने क्या लिखी है? Morality is knowledgeful behavior that is considered to be good or right. राइट ने मोरालिटी सिर्फ लिखा था नंदो ने, तो सिर्फ गुड और राइट होगा, राइट एंड रॉन्ग नहीं होगा, राइट और रॉन्ग नहीं होगा, गुड और राइट। अगर रॉन्ग हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? इमोरालिटी हो जाएगी ना। जैसे हमने बताया वैसे, अब ऐसे बताओ वैसे लिख दो। होता है कई बार फ्रेमिंग करने में गड़बड़ हो जाती है। तो इट इज कंसीडर्ड, बिकॉज मोरालिटी के साथ इमोरालिटी भी है, तो मोरालिटी हमेशा राइट होगी, मोरालिटी हमेशा गुड ही होगी। हाँ जी, personal behavior which is right or wrong. Actually, in this case, what I'm trying to say, the question of morality will arise when your personal behavior is there and we have to decide where it is right or wrong.
the question of morality will arise for your right or wrong behavior. But as a knowledgeful behavior, when I am talking about the knowledgeful behavior, and you have that the knowledge that it is right or wrong, and it is still you are behaving against it, then it will be called immoral behavior. Getting now the difference between them? Okay, it is clear. The next point is morality is associated with the virtues. Is associated with the virtues. मैं उस ऊपर वाली लाइन को ही यहां पर और क्लियरिफाई कर रहा हूं कि मोरालिटी इज एसोसिएटेड विद द वर्चूज. क्यों? वर्चू के बारे में हमने अभी क्या बोला था कि इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज वर्चू देन इट मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू. ओके, तो मोरालिटी भी जो है फिर उस सेंस में आ जाएगा, राइट? अब मोरालिटी को लेकर के देख लीजिए, या एक लाइन और बढ़ा लीजिए. इमोरालिटी, व्हाट इज इमोरालिटी? इट इज रॉन्ग or unethical action. Wrong or unethical action. Wrong or unethical actions. अब करके देख लीजिए कि मोरालिटी को लेकर के कोई और क्वेश्चन आपको बन रहा है. ये आपने बोला कि मोरालिटी है वो नॉलेजेबल बिहेवियर, तो ऐसा जरूरी है क्या? मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है किसी पर्सन? क्या नहीं हो सकता? मतलब क्या नहीं हो सकता है? डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, नॉलेजेबल जरूरी है कि किसी से सीखा. एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, और आपकी गोद में खेलते खेलते जो है उसने कांड कर दिया. कांड कर दिया, थप्पड़ मार दिया. कुछ भी कर सकता है, छोटा सा बच्चा है. ये एग्जाम्पल को लेकर के समझिएगा कि मैंने नॉलेजेबल वर्ड को क्यों ऐड किया. ठीक है, इसके पीछे की वजह ये है कि वो 6 मंथ्स का बच्चा है और खेलते खेलते आप ही की गोदी में उसने आपको थप्पड़ रसीद किया. तो क्या इसको आप किसी भी सूरत में मोरालिटी या इमोरालिटी के कैटेगरी में रखेंगे? नहीं रखेंगे. ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ सोए हुए हैं और नींद में आपने उसको 2 लात चढ़ दी. Because you are not aware that what you are doing. Until and unless you are not aware about what you are actually doing, and you are not in your full sense, it can be neither right or wrong. It cannot be moral or immoral. कल क्लास में कोई लॉ की इशू करती है. आप इवन हमारा जो लॉ होता है वो भी ये कहता है कि until and unless you don't have the knowledge of your act, आपको उसका जो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता. राइट? बट इट इज अबाउट द knowledge of your action, not the knowledge of consequences. What will be the result of it if you know that you are doing something? If you आप रिवॉल्वर से गोली चला देते, किसी को लग जाती है और आपको पता है कि वो सामने है और आप गोली चला रहे, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो. भले ही आपको ये ना पता हो कि इसके बाद आईपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा, अब तो बीएनएस का सेक्शन लगेगा, तो कौन सा सेक्शन लगेगा आपको नहीं पता है, बट स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल. है, लेकिन आपने खुला मैदान देख करके गोली चलाया और सुपरमैन उड़ करके जा रहा था, उसको लग गई. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. कोई बच्चा खेलते खेलते जो है उसने रिवॉल्वर चला दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, उनको कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है जब नॉलेज हो.
सामने वाला मरा तो सामने वाला मरा तो मरा तो भी, अगर सामने वाला मरा तो ये देखा जाएगा कि आपने किया क्या था भाई, क्या आपने पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही जो है आपने जो है गोली चलाई थी। एक बहुत पुराना केस लॉ के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ये एक्चुअल केस है, बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 के पहले ये दिया जाता है। तो एक कोई जेंटलमैन थे, वो सुबह सुबह अपनी गन को साफ कर रहे थे और सामने झाड़ियां थी, तो उन्होंने जो है झाड़ियों में मार दिया। झाड़ियों के उस तक कोई बैठा हुआ था और उसमें गोली लग गई। अब ये हुआ कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ये कहा गया कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने ये श्योर नहीं किया था कि उस तरफ कोई है या नहीं है, पर उन्होंने अपने पूरे जो है सेंस में उन्होंने वो बंदूक चलाई है। तो रिजल्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज योर सेंसफुल एक्शन। I can give another example from the law. That is, होप टुन्न होकर के आप ड्राइव करो और सामने वाले को आपने ठोक दिया, आपको पीकर की गाड़ी चलाने का जो है दोषी बनाया जाएगा, रैश ड्राइविंग का दोषी बनाया जाएगा, लेकिन किसी को उड़ाने के लिए नहीं बनाया जाएगा। माइनर्स को इसीलिए कभी भी क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर नहीं चलते, और अगर कोई ड्रग एडिक्टेड रहेगा तो एडिक्टेड तो उसका इलाज कराया जाता है। पर यह है कि ड्रग एडिक्शन किस लेवल का है और जिस समय वो एक्शन हुआ उस समय ड्रग एडिक्शन किस लेवल पर था, यही है ना। आप लोग के साथ देख करके देखिए कितना कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। मैं श्रेया, अभी गायत्री कुमार उधर से कंट्रीब्यूट कर रही है मैं श्रेया के बारे में। तो एक बार देखिए, अब मोरालिटी को लेकर के कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का। ये जिस तरह से भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आप लोग को बिल्कुल बता दूं, आप एथिक्स में ये काम करके देखिए जो अभी कर रहे हैं, आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट को कल को जो है आप पढ़ने जाएंगे, आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग कर रहे हैं, ये हर सब्जेक्ट में आपको फायदा देगा। और खासतौर से जो लोग 10+2 के बाद आए, जो न्यू कमर्स में अभी पके नहीं है, वो सॉफ्ट क्ले को जो है कोई एक जो है शेप देना आसान है। बुजुर्गों की क्या बात है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहिए। तो मोरालिटी को लेकर के कोई और क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में यही जो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ने की स्टाइल डालेंगे। यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, क्यों लोग कहते हैं कह रहे सब पढ़ करके कहते यूपीएससी में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। वो एक्चुअली में बिटवीन द लाइंस से क्वेश्चन पूछते हैं और आप पढ़ करके जाते हैं केवल लाइंस। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बार बार मैं आपको क्वेश्चंस के बीच में ला रहा हूँ। और जब आप क्वेश्चन करते हो, मैं नए सिरे से एग्जाम्पल्स देता हूँ तो और नई बातें निकाल करके सामने लाता हूँ। ठीक है ना। सिलेबस का क्या है खत्म हो जाता है। किसी शायर ने कहा है, एक टीचर तो शायर बन गया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ सिलेबस खत्म करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सिलेक्शन भी होना चाहिए। और उस रास्ते पर हम आप लोग को लेकर के चलेंगे। हाँ, मतलब आप थोड़ा देर में आप लोग समझेंगे से। ठीक है, पढ़ करके देखिए मोरालिटी को लेकर के कोई और क्वेश्चन बनना है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे। अमित जी,
So you are all agreed on each point. It's not good practice. You must be disagree on some points. You must have some doubts. If you don't have any doubt, it means you are looking for the lunch break. चाहिए सब पानी में डाल खाया ऐसे बैठ how it is morally because principles. ये कहा है ना, ये शुरू में इसको क्या कहा कि इट इज प्रिंसिपल बिलीफ, और ये बिलीफ आता कहाँ से है? कुछ जो सेट प्रिंसिपल्स हैं वहीं से आता है। अब एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाने पर लोगों के बिलीफ चेंज होते हैं, सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स चेंज होंगे, तो मोरालिटी भी दोनों जगहों पर अलग अलग हो सकती है। इट मे बी रिलेटेड टू द टाइम। जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो अपने टीचर का पैर छूते थे, कहाँ से शुरू करते थे? बिल्कुल पैर के मूलियों से। फिर टाइम गुजरा, हम टीचर बने, लोगों ने जो है घुटने के नीचे किया, फिर घुटने के ऊपर आए, अब थोड़ा और ऊपर आए। आने वाले समय में मैं चाहता हूँ सर पे टप्पा मार करके पूछेंगे, गुरु जी सब ठीक? इधर यहाँ से नमस्कार। वो क्यों? एंड इट इज एक्सेप्टेबल। हमें मान करके चलते कि यहाँ से भी पैर छुआ तो आपने ठीक है, बिकॉज विद द टाइम इट इज चेंजिंग। एक अलग सोसाइटी में चले जाएं, अगर हम एक इस्लाम मुस्लिम फैमिली में चले जाएं तो वहां पर तो पैर छूना ही नहीं है, वहां तो जो है वो आदाब करके निकल लेंगे। वहीं पर अगर हम ईरानी जो है कल्चर में चले जाएं तो वहां पर पैर छूना तो छोड़ दिए, वहां पर तो पैर छू लिया जाएगा। पापोश जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो वहां पर एक अलग कल्चर। अब इस्लाम जो इस्लामिक कल्चर है वो ये कहता है कि किसी के सामने ही झुकना इमोरल है, तो उनके यहाँ अगर आप किसी के पैर ना छुइए तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कहलाएगा, वो इमोरालिटी नहीं कहलाएगी। लेकिन हिंदुइज्म अगर गुरु है, हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में गुरु जी आते थे तो हम सब लोग एक साथ खड़े होते थे, फिर गुरु जी बोलते रहे बैठ जाओ, हम लोग सोचे गुरु की फीलिंग क्या है, बैठ जाओ, सब लोग बैठते थे, जब तक वो बोलना देते बैठ नहीं थे। फिर वो टाइम आगे बढ़ा कि लोग खड़े हुए, गुरु जी का वेट नहीं करते थे, बैठ जाते थे। अब अगली जनरेशन आई, morality, ethical principles, set out principles here. लग रहा है बस मेरे को इतनी ही है दिख रहा है। Morality private sphere में आता है। Private sphere, yeah, definitely. Morality is individual's behavior. Sure. The only parameter is where you are able to place the downsides. उस पर भी ये फैसिलिटी केवल मेरे रहने तक है, उसके बाद तो टीचर चाहेंगे कि नहीं कुछ हो। एक कार है, ए शांतता रखा। आप कहाँ पर हैं? आप हैं गाड़ी के अंदर की बात है? ठीक है फिर
चाहे हम अकेले से अगर कोई बात होगा तो उनका नहीं, मॉरली रॉन्ग है ये। अब ये कहिए कि वो टेररिस्ट थे, अभी भी आपको बताना चाहिए, है ना? और उनको बताने से पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इफ यू आर दैट मच श्योर। हाउ डू यू नो दैट द ब्रेक इज फेल? गाड़ी रुकी है, खड़ी है, आपको कैसे पता कि ब्रेक फेल है? आपने किया था? अदरवाइज खड़ी गाड़ी में आपको कैसे पता चल जाएगा कि ब्रेक फेल है? सर मतलब मान लीजिए मैकेनिक आया चेंज करने के लिए मेरे सब तो दूसरा ला बता इसको स्वयं ठीक है। ओके, तो वी विल हैव अ ब्रेक for a few minutes and we will be back with all the doubts, questions and everything. The next is केवल मजा आ रहा है। I hope. कुठे बराबर होतं. झालं का काही होत नाही असं कसं काय करतो येते ना काय होत नाही सेट स्टॉप केलं का पण तुमचं स्टॉप 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 खरं